हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उसका जो न्यूटरलिस्टिक थ्योरी है उसका 8वां चरण जो कि अंतिम चरण है उसको बताने जा रहे हैं, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, इससे पहले जो बताया गया था 7वें चरण में आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो आदि सागर में जो बनी थी और वो बैक्टीरिया जैसी सेल्स हुआ करती थी और उनमें जो था वायवीय श्वसन पहले नहीं था, जबकि उससे पहले उनमें अवायवीय श्वसन होता था। फिर धीरे धीरे क्रमिक विकास के कारण जो आधुनिक प्लांट जगत की जो सेल्स हैं जो उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वही क्लोरोप्लास्ट उसमें जो है क्रमिक विकास से उसमें विकसित हुआ और फिर उनमें सोलर एनर्जी को लेकर के उन्होंने जो है वो प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाएं करी और उससे कार्बनिक पदार्थ बनाए, जो जट सरल कार्बनिक पदार्थ बनाए, उनसे उन्होंने ऊर्जा ली और ऑक्सीजन रिलीज की। तो इस समय जो है अब 7वें चरण में वो आपका जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो गई, जो कि निम्न कोटि की क्रिया थी और फिर भी लेकिन उसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी। ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में अब आनी शुरू हो गई और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन शुरू हो गई। तो इस तरीके से जब ऑक्सीजन शुरू हो गई तो इसमें आपस में इनके क्रमिक विकास क्योंकि चलता रहा है और ये जो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी, अब वो जो है उसमें कन्वर्ट होने लगी सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है कि इसमें जो है विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि आधुनिक प्लांट जगत में या एनिमल जगत में जो कोशिकाएं हैं वो हमारी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही हैं। और आज भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का रूप जैसे बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में है। तो अब चूंकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की भरमार है इसमें जो प्लांट जगत या एनिमल जगत में, तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये विकसित कोशिकाएं हैं, ये इसीलिए इनको कहा गया ट्रूली न्यूक्लियर। अब इनमें ट्रूली का मतलब सच्चे रूप में, ये सच्चे रूप में जो है इनमें कोशिकांग विकसित हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, आपका राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं और तमाम कोशिकाओं के जो कोशिकांग हैं उनके जो अंग पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इस पर उनका अलग साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस तरह के से जो जितने भी अंग हैं कोशिकाओं के वो सब विकसित हो रहे हैं यहाँ पर अब, और वो उनका नाम दिया गया यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो डेवलप होने लगी, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी आदि सागर में, अब वो डेवलप होकर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, मतलब जिसको कि सुकेंद्रीय कोशिकाएं कहा गया, उनमें वो विकसित होने लगी। तो इस समय जो थी अब ऑक्सीजन चूंकि इनको मिल रही थी प्रचुर मात्रा में, तो इनमें अब जो है वायवीय श्वसन होने लगा, एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो गया। इससे पहले इनमें जो था अवायवीय श्वसन होता था। देखिए, अवायवीय श्वसन वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता, वो दूसरे तरीकों से ये श्वसन क्रिया होती है, जैसे कि इनमें कार्बनिक पदार्थों या इससे पहले अकार्बनिक पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण से उत्पन्न जो पदार्थ होते थे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, उनका जो है फर्मेंटेशन करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होता है आपका अवायवीय श्वसन। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं बनती बल्कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस तरीके से जो श्वसन क्रियाएं होती थी वो अवायवीय श्वसन के द्वारा होती थी। तो अब यहाँ पर 8वें चरण में आते आते कोशिकाएं जो हैं आज के प्लांट जगत की तरह की कोशिकाएं बन गई, उनमें क्लोरोप्लास्ट विकसित हो गया और वो भी सूर्य के प्रकाश से एनर्जी लेकर के वो अपना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगी और वो जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बदलने लगी, अब उनमें चेंज होने लगी, वो मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है प्रचुर मात्रा में बनने लगी। और इसी तरीके से इसमें कहा गया है कि ये जो इनमें जो कोशिकाओं में जो विकास हुआ है वो उसमें 3 विभिन्न मत हैं। तो जैसा कि पहला है, इनको 3 विभिन्न मतों में बांटा गया। जैसे कि पहला है इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकास की थ्योरी है ये ओपेरिनवाद के समर्थकों के मतानुसार है। और इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ही भागों में जीन्स के में जो उत्परिवर्तन हुए हैं, म्यूटेशंस हुए हैं, जीन्स में अचानक परिवर्तन को कहते हैं म्यूटेशन। अचानक वातावरणीय दशाओं से जो जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं उनको कहा जाता है म्यूटेशंस। अब वो जो म्यूटेशंस होते हैं वो परमानेंट एक लक्षण में जाते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके संतानों में जाते रहते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें जो है अचानक सा
वातावरण की दशाओं से जो है, वातावरणीय दशाओं से जो कंडीशन थी, वातावरण की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन थी, उसमें जैसे कि जलवायु है या आपका टेम्परेचर है, इस तरह से जो परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब जीव पे लगातार जो प्रभाव पड़ते रहते हैं, उससे जो है जीन्स में परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो जीन्स में जब परिवर्तन होते हैं तो वो परमानेंटली हो जाते हैं, तो परमानेंट बन जाते हैं वो जीव में भी वही लक्षण जो है हमेशा के लिए बन जाते हैं। जब अगर जीन्स में परिवर्तन किया गया तो जीन्स में जब परिवर्तन हुआ तो वो क्या हुआ, म्यूटेशंस में आया गया, उसको म्यूटेशन नाम दिया गया, जीन्स में उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन से जो लक्षण आते हैं वो स्थायी लक्षण होते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें जाते रहते हैं। तो ऐसा बताया गया कि जो पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं थी उनमें उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशंस हुआ, और म्यूटेशंस के फलस्वरूप जो है वो यूकेरियोटिक सेल्स में बदलना शुरू हो गई इस तरीके से। तो ये तो हुआ इसका इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसके बाद दूसरा मत दिया गया है स्वतंत्र उत्पत्तिवाद का मत, थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिन। मतलब इसमें यह बताया गया है कि ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो एक साथ उत्पन्न हुई हैं। इसमें ये बारी बारी से नहीं बताया गया कि एक के बाद एक ऐसा क्रमिक विकास से हुआ, बल्कि ये बताया गया इसमें, इस सिद्धांत में, स्वतंत्र उत्पत्तिवाद में, ये स्वतंत्र रूप से दोनों साथ साथ उत्पन्न हुई हैं इसमें, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स भी और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों एक साथ उत्पन्न हुई हैं, इसमें ये बताया गया, और दोनों साथ साथ चलती रही हैं। और फिर बाद में इनमें क्रमिक विकास होता रहा, और ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है बराबर बनी रही। तो आज भी ये है, देखिए आज भी क्या है, एनिमल किंगडम में और प्लांट किंगडम में तो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स भी हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो बड़े प्लांट हैं, जो बड़े एनिमल हैं, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये शुरू से कहा गया कि लगातार चली आ रही है, जो कि आज भी इसका प्रमाण है। और तीसरा इसका सिद्धांत है सहजीविता का मत बताया गया इसमें, सहजीविता, ये जो है सिम्बायोटिक थ्योरी, इसका नाम दिया गया सिम्बायोटिक थ्योरी। इसमें वॉलिन, वैज्ञानिक हुए वॉलिन और मार्गुलिस, ये दो हुए हैं। ये वॉलिन हुए हैं 1920 में, और ये मार्गुलिस जो है 1970 में। इन्होंने अपना मत दिया है, इन्होंने अपना इसमें मत दिया, सहजीविता के मत के नाम से जाना था इनका मत। और इनके अनुसार जो है ये सुकेंद्रीय कोशिकाएं दो या अधिक प्रकार की पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं के सहजीवन, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फलस्वरूप बनी। मतलब ये जो है ऐसा बताया इन्होंने कि पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी वो आपस में रह करके साथ साथ जो है वो आपस में जुड़ करके एसोसिएशन करके वो जो है इन्होंने फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं को जन्म दिया, मतलब इनको बना लिया, ऐसा बताया गया। इस मतलब सहजीवन करते हुए, साथ साथ रहते हुए, प्रोकैरियोटिक सेल्स ने आपस में रहते हुए, आपस में जुड़ करके, अपने कम्युनिकेशन करके, इन्होंने एसोसिएशन करके इन्होंने क्या बनाया, एक यूकैरियोटिक सेल्स बना डाली है। जैसा कि सुकेंद्रीय कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट आदि काल के क्रमशः वायवीय जीवाणु और नीले हरे शैवालों के समान है। ये जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो आपके मिलती हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है, ये कहा गया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो नीली हरे शैवाल हुआ करती थी पहले, वो उसके समान है, उसकी समान ये व्यवहार करती हैं, तो ये बताया गया इसमें। इन्हीं तरीके से स्पष्ट रूप से इसमें क्या है कि विशेष तौर से बाद में इनमें कोशिकांग विकसित होते चले गए क्रमिक विकास से, जिनमें कि ये जो सुकेंद्रीय कोशिकाएं या यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो उत्पन्न हुई, ये दो टाइप की उत्पन्न हुई, देखिए है। इनमें क्या था, एक कोशिकाएं इस प्रकार की थी कि जिनमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि आज भी पाया जाता है, और ये प्लांट किंगडम में पाया जा रहा है, पौधे की समाज में पाया जा रहा है, पौधे वनस्पति जगत में पाया जा रहा है। और दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल्स वो थी जो कि बिना क्लोरोप्लास्ट की थी, क्लोरोप्लास्ट रहित थी, जो कि जंतु कोशिका में पाई जाती हैं, जंतु जगत में पाई जा रही हैं। तो इस तरीके से और दो तरह की कोशिकाएं उसमें जो है ये उत्पन्न हुई, और दोनों का जो है सहजीवन चल रहा है, दोनों लगातार बनी हुई है, अस्तित्व में आज भी हैं। वो देखिए आज इन्हीं के क्रमिक विकास से फिर देखिए तरह तरह की पौधों की और जंतुओं की जातियां उत्पन्न होती चली गई हैं, जो कि साथ साथ रहती चली आ रही हैं। अब इनमें से जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया गया, देखिए हैं, तो वो प्लांट किंगडम में आ गए, और प्लांट जो किंगडम का जो कोशिकाएं हैं
और जो जंतु कोशिकाएं हैं, जंतु जगत की कोशिकाएं, देखिए वो साथ साथ बनी है, आज भी बनी है और पहले भी थी। तो इनका जो है एक तरह से एक दूसरे का सहयोग है, चल रहा है, और वो सहयोग से चलती चली आ रही है। तो इसमें होता क्या है कि इनका सहजीवन एक उत्पन्न हो गया, इनका सहजीवन बना हुआ है, जो कि आज भी है। जैसे कि प्लांट कोशिकाएं हैं, देखिए वो होती हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स होती हैं। वो क्या है, अपना भोजन खुद बनाती हैं। उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वो सूर्य की एनर्जी को लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन खुद बनाती हैं, और उस भोजन को वो जो एनिमल जगत की जो कोशिकाएं हैं, एनिमल जगत किंगडम की जो कोशिकाएं हैं, उससे वो भोजन प्राप्त करती हैं। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे का काम चलता है, तो दूसरों एक दूसरे का सहयोग चलता रहता है, और दोनों जो हैं अस्तित्व में बनी रहती हैं, इस तरह से एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से, एक दूसरे के सहयोग से। तो जो कि आज भी ऐसा हो रहा है। तो जो इसमें प्लांट जगत की कोशिकाएं हैं या प्लांट जगत है, इनको क्या बोला गया, ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और जो जंतु जगत है, ये हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, ये जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से इनमें जो है आज भी जो है सहजीवन के रूप में ये अस्तित्व में बनी हुई हैं। और इस तरीके से ये 8वें चरण में इसको बताया गया कि यूकेरियोटिक सेल्स की कोशिकाओं का जो है विकास का क्रम चलता रहा, और जो कि विकास का क्रम आज भी चल रहा है। इससे नई नई जो जंतु जगत में या प्लांट जगत में नए नए जीव, नए नए प्लांट, नए नए बड़े बड़े जो जीव देखते हैं हम, ये क्रमिक विकास का ही परिणाम है। ये क्रमिक विकास, जो क्रमिक विकास, देखिए विकास कभी रुकने वाली चीज नहीं होती है, विकास हमेशा चलता रहता है, जीन में परिवर्तन होते रहते हैं, और वो परमानेंट एक लक्षण बन जाते हैं, जो कि आगे आने वाली पीढ़ियों में जो विकसित होते हैं, और फिर वो नए नए किस्म के जीव जगत में या प्लांट जगत में नए नए पौधे, नए लक्षणों वाले पौधे, नए लक्षण वाले जीव जो है उत्पन्न होते रहते हैं, और इस तरीके से विकास का क्रम लगातार जारी रहता है। और ये क्रम जो है हमेशा आदि काल से चला आ रहा है, और अभी भी बंद नहीं है, वो चलता चला जा रहा है। और इसमें जो परिवर्तन होते हैं जिसमें, जैसे कि मौसम का प्रभाव होता है, या वहाँ का जो हैबिटेट होता है, निवास स्थान होता है, उसमें जो जलवायु होती है, वो उसके जीव में जो उनकी कोशिकाओं में जो जीन्स होते हैं, उन जीन्स में परिवर्तन ला देते हैं। तो वो परिवर्तन जो है, वो जीन्स ही है पीढ़ी दर पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी में वो लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से वो जीन्स में जो परिवर्तन होते हैं वो परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं, वो स्थायी लक्षण के रूप में अगली पीढ़ी में उभर के आते हैं। तो इस तरीके से आज का जो 8वां चरण है विकास का, यही खत्म करते हैं, और अगले किसी वीडियो में दूसरी टॉपिक को लेंगे और उसको समझाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। धन्यवाद चिल्ड्रन।